ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल जो आपके मन में आया था भाई पीडीएफ ऑफ टी तो आपने इस प्रकार से बना लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको दिक्कत जहाँ पे आ रही है आप उसके बारे में सोचेंगे क्या है कि पीडीएफ ऑफ टी स्क्वायर बाई एन का फॉर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, सोचते ध्यान समझिएगा। टी का रेंज क्या था 0 टू टी स्क्वायर बाई एन का फ्रेम था, हम बना सकते थे, कोई तकलीफ नहीं होती, हम इसे लिख सकते थे। यहाँ पे दिक्कत आई थी कि जो डी ऑफ टी स्क्वायर बाई एन लेंगे उसका रेंज क्या होगा। फिर से एक बार समझिएगा, टी स्क्वायर बाई एन का रेंज 0 टू इन्फिनिटी, तो टी स्क्वायर का रेंज भी 0 से इन्फिनिटी, टी का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो मन में एक छोटा सा सवाल आपके आना ही चाहिए कि भैया टी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है और आपने डी ऑफ टी स्क्वायर बाई एन लिया, तो यहाँ पे टी क्या था, पॉजिटिव था या निगेटिव था। क्योंकि अगर निगेटिव लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2t बाई यानी जो इसका आंसर आया 2t बाई रूट एन, भाई ये पॉजिटिव फ्रेम के लिए आपने स्टार्ट किया या नेगेटिव फ्रेम के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव में ऐसे खासा कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा सोचते हैं क्यों। आप जो यहाँ पे डी डी टी बाई टी स्क्वायर बाई एन लेते हैं, माफ कीजिएगा एक छोटी सी गलती हो गई कि जब आप निकालते हैं पीडीएफ ऑफ टी यानी एच ऑफ टी जब निकालेंगे तो ये एफ ऑफ टी तो होता, लेकिन एफ ऑफ टी जो तो फ्रेम बना था वो तो होता ही, लेकिन यहाँ जो लेते हैं वो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई एन लेते हैं। ठीक है, जब ये टर्म लेते हैं मॉड्यूलस के टर्म में तो भैया ये जब सॉल्व करते तो ये आया था आपका 2t बाई एन। अब ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, दैट मस्ट बी योर क्वेश्चन। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव लेते तो ये 2t बाई एन ही रहता, लेकिन निगेटिव लेते तो ये माइनस 2t बाई एन बनता। पर दोनों ही केस में पीडीएफ सेम आता। समझ में आ रही बात? दोनों ही केस में चूंकि पीडीएफ सेम आता और उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि दोनों ही केस में पीडीएफ सेम आता, रेंज लेकिन दोनों का अलग, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, तो इसलिए 2 यहाँ से हटता। क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी के लिए भी वही पीडीएफ देखने को मिलेगा जो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए मिलेगा, और दोनों में यही सेम टर्म मिलता। क्लियर है? तो जब सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी को 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 2 के टर्म में दिखेगा आपको। इस 2 को वैनिश आउट कीजिएगा और रेंज हो जाएगा, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी के लिए है। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये जो एफ ऑफ टी आपने लिखा है 2 इंटू दिस, ये 0 से इन्फिनिटी के लिए है। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी से लिखेंगे तो सिंपली जो एक्चुअल पीडीएफ है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपको देखने को मिलेगा, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए होगा। That is what student T statistic and we can discuss regarding this. अब आपके पास फिशर टी स्टैटिस्टिक भी देखने को मिलेगा। फिशर टी स्टैटिस्टिक किस हिसाब से डिफाइन होगा, दैट मस्ट बी योर क्वेश्चन, और आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आइए फिशर टी स्टैटिस्टिक के बारे में बात करें। ठीक है, फिशर टी स्टैटिस्टिक कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल है। जब आप फिशर टी के बारे में सोचेंगे तो वो आपसे क्या कहना है, जरा उसके बारे में सोचते हैं। ये आपको सिंपली कहता है, सपोज दैट यू हैव 2 रैंडम वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज x which follows chi square n1. Sorry, suppose we have 2 random variable x which follows standard normal variable, और एक रैंडम वेरिएबल होगा y जो फॉलो कर रहा होगा chi square n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फिशर टी स्टैटिस्टिक कहता है कि अगर 2 वेरिएट है और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, जिनमें से एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और एक काई स्क्वायर वेरिएट है, तो फिशर टी स्टैटिस्टिक टी को डिफाइन किया जाएगा रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट टू द स्क्वायर रूट ऑफ द काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगेन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट to the square root of chi square variate divided by its degree of freedom, and it is said to have t distribution with n degree of freedom. तो अगर आप n degree of freedom कर रहे हैं और पीछे जो पढ़ेंगे तो pdf इसका होगा, यानी जब यहाँ पे pdf of t देखेंगे तो ये सिंपली 1 अपॉन रूट n बीटा 1/2 n/2 का फॉर्म बनेगा। ठीक, डॉट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई n प्लस 1/2 होगा, अगेन t की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिंपली
अगेन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो ये अगेन फिर से वैसे ही सॉल्व होगा जैसे उधर सॉल्व हुआ था। जरा सोचते हैं कैसे, आइए जरा दिमाग लगाते हैं। अगर इसका पीडीएफ निकाले तो बिल्कुल जैसे स्टूडेंट में हुआ तो बिल्कुल इसमें भी वैसे ही होगा कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 वन तो एक्स स्क्वायर फॉलो करेगा काई स्क्वायर वन। ठीक है, तो भैया t इज इक्वल टू क्या लिया है, x अपॉन रूट वाई बाई एन ना। क्यों, तो अगर हम इसको देखें और टी स्क्वायर के बारे में सोचे तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई बाई एन, है ना। ठीक है, तो भाई अगर n को इधर शिफ्ट कर दे और ध्यान दीजिए डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर में यानी न्यूमरेटर में यानी दूसरी तरफ जब डिफरेंस करेंगे तो टी स्क्वायर बाई एन जो होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होगा, है ना। और एक्स स्क्वायर क्या है, काई स्क्वायर वन, और वाई क्या है, काई स्क्वायर एन। Again, ratio of 2 chi-square variate. Ratio of 2 chi-square variate follows beta distribution of second kind with parameter 1/2 and n/2. Simply, t square by n का फॉर्म बनेगा। अगेन पीडीएफ देखेंगे तो वैसे ही फ्रेम बनेगा और सॉल्व करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो जैसे स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक में क्या था बिल्कुल वैसा ही यूज कीजिएगा यहाँ पे और आप काम कीजिएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे समझिएगा स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक और फिशर टी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, दोनों एक ही दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं। तो अगर टी एन माइनस वन है और काई स्क्वायर टी एन है तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचेगा, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही इम्पैक्ट पड़ेगा और किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्राथमिकता दी जाती है, जबकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में सॉरी फिशर डिस्ट्रीब्यूशन में एन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर आप इससे कहें तो ये पीडीएफ ऑफ फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अगर आप इसे स्टूडेंट की फ्रेम में देखें तो आप इसे भी कह सकते हैं ये स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन विद n प्लस वन, एक ज्यादा। ठीक, हमेशा रखिएगा। अगर आपको समझ में ना आएगा तो आप ये लिख सकते हो कि अगर आप कह रहे हो कि स्टूडेंट n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी स्टूडेंट टी विद n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो पीडीएफ होगा वही फिशर टी विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ होगा। इस बात पे आप गौर करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए, जब स्टूडेंट और फिशर की बात हो ही गई है, उनके रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर ही ली है, नाउ वी ट्राई टू थिंक व्हाट कुड बी मोमेंट इट मे हैव। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्टेन फॉर्म है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ नहीं निकलता, इसका भी एमजीएफ नहीं निकलेगा। एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक या फिशर टी स्टैटिस्टिक, दोनों का ही एमजीएफ नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मोमेंट्स की। तो जब आप मोमेंट्स के बारे में सोचेंगे कि अगर आप मोमेंट्स निकालने की कोशिश करें तो आइए जरा दिमाग लगाते हैं। तो आइए इसके मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मीन के बारे में यानी म्यू1 प्राइम के बारे में सोचिए। तो म्यू1 प्राइम ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक में टी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक्स की जगह टी टर्म का यूज कर सकते हैं, यानी हम म्यू1 प्राइम सामान्यतः एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की नोटेशन के लिए हम यहाँ पे टी का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, टी का रेंज टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सेम चीज है एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप एक्स टर्म का यूज करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां टी लिख रहे होंगे वहां एक्स लिख सकते हैं। रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी 1/√n बीटा के पावर 1/2 n/2। ठीक, तो भैया 1/2 n/2 और साथ में क्या आ रहा था 1/1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन। अगर फिशर के हिसाब से हम लोग फिशर के हिसाब से निकाल रहे हैं n प्लस 1/2, ठीक है, dt। हम ये मान के चल रहे हैं कि x t फॉलो कर रहा है t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत? ठीक, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार,
बात तो सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यार, लिख सकते हैं। अब अगर गौर से देखिए तो यार ये पूरा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है क्या? यानी अगर हम t की जगह माइनस टी रख दे तो ये माइनस जी ऑफ टी बनेगा क्या? ये जो पूरा फंक्शन है t की जगह माइनस टी रख के देखिए, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा। और जब आपको पता चलता है कि जी ऑफ माइनस टी की वैल्यू माइनस जी टी होती है, यानी ये ऑड फंक्शन है, और आपको पता है कि भैया अगर जी ऑफ टी ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए जी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब है म्यू1 प्राइम क्या हो जाएगा? 0। यानी याद रखिएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी ले लीजिए, मीन हमेशा 0 होगा। दैट इज नॉर्मल भी है, ये भी है, ये भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन नॉर्मल और इसमें सिमेट्रिकनेस में एक का फर्क है कि नॉर्मल में मीन 0 होना जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। नॉर्मल में जब मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है, तो स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हैं, इसमें नहीं, इसमें 0 ही होता ही है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा 0 होता है। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। कब? जब उन सब के बारे में भी सोचा जाएगा, होना भी चाहिए था भाई। क्यों होना चाहिए था मीन 0? आप t इक्वल टू क्या ले रहे हो? x बार माइनस म्यू बाई s बाई रूट n। भैया मीन लोगे तो 0 ही ना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और सोचने की कोशिश करते हैं। म्यू1 प्राइम तो चलिए निकल गया। मान लीजिए अगर ऑड इवन फंक्शन का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मान लीजिए अगर हम इंटरेस्टेड होते म्यू आर प्लस 1 प्राइम में या म्यू 2r प्लस 1 प्राइम में, यहाँ r की वैल्यू 0 1 2 से स्टार्ट होती। मान लीजिए हम ऑड ऑर्डर में हम इंटरेस्टेड होते तो यहाँ 2r प्लस 1 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ना? तो ये क्या होता है 2r प्लस 1, हाँ है ना, लिख सकते थे। तो ये भी 2r प्लस 1, ठीक है। अगेन t की जगह माइनस टी रखेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगेन चूंकि पावर ऑड है तो t की जगह जब माइनस टी रखेंगे तो माइनस का एक टर्म बचेगा, यानी ये पूरा फिर से ऑड फंक्शन बनेगा। और अगर ये ऑड फंक्शन बनेगा तो ये सारे 0, यानी हमेशा याद रखिएगा कि भैया म्यू 2r प्लस 1 प्राइम इस केस में होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। यानी सारे ऑड ऑर्डर रॉ मूवमेंट 0 होंगे, मीन 0, ऑड ऑर्डर रॉ मूवमेंट 0, ये पता चल गया। तो भैया इवन ऑर्डर भी सोच लेते हैं। तो जब 2r लिखेंगे तो यहाँ पे 2r, यहाँ पे 2r और यहाँ पे भी 2r, कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीजें आप कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो निकाल दो, जो ध्यान से सोच के और दिमाग लगा के। तो 1 अपॉन रूट n बीटा के पावर 1/2 n/2 t के पावर 2r अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई n के पावर n प्लस 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dt। अब अगर t की जगह माइनस टी रखेंगे तो ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी अगर इस केस में t की जगह माइनस टी रखे तो g माइनस टी इज इक्वल टू जी टी होगा, यानी ये इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन में क्या करते हो आप? माइनस ए टू ए जी टी डी टी क्या होता है आपके लिए? 0 टू a जी टी डी टी, और यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे भी होगा। जब आप रेंज बदलोगे और यहाँ 0 करोगे तो यहाँ पे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब इस t के पावर 2r को अगर हम कुछ थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2r माइनस 1 और t इंटू डी टी लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी भी ये ऑड इवन फंक्शन ही है, या रहने दीजिए, हम आखिर बाद में कर लेंगे इसे। अगर हम टी स्क्वायर बाई एन को एक नया वेरिएबल y माने तो टी स्क्वायर क्या होगा? एन वाई। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt क्या हो जाएगा? ny, यानी t डॉट dt क्या होगा? ny/2। कोई दिक्कत होगी नहीं। इफ t टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, नो लिमिट। इफ t टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप कह सकते हैं 0 टू इंफिनिटी। और बस अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच करेंगे कि t के पावर 2r की जगह t के पावर
2r-1 डॉट टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 2r को 2r-1 डॉट टी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा गया ताकि टी डी टी की जगह हम ny/2 डायरेक्ट यूज कर सकें। क्लियर है? तो अब जरा देखिए इसी को यूज कर रहे हैं, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ जो आपका इवन मोमेंट्स थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू पावर 2r वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2/√n बीटा 1/2 n/2 0 टू इंफिनिटी। इस टी की जगह गौर से सोचते हैं, टी के पावर 2r-1 है तो टी की जगह क्या लिख सकते थे, ny के पावर 1/2, यहाँ भी ny के पावर 1/2 यानी ny के पावर 2r-1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टी डी टी की जगह n/2, सॉरी माफ कीजिएगा ये dy है ना, तो ये सिंपली n/2 dy, हाँ है ना, और अपॉन 1 प्लस y के पावर n+1/2, यानी ये सारा टर्म होता, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में उनको बाहर कर दीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, 1/√n को रहने दीजिए, बीटा के पावर 1/2 n/2 और यहाँ n के पावर 2r-1/2 +1 और ये √n बेसिकली n के पावर 1/2 होता, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, 0 टू इंफिनिटी y के पावर 2r-1/2, सही है ना, हाँ सही। चलिए और नीचे 1 प्लस y के पावर n+1/2 dy, ठीक। चलिए थोड़ा दिमाग और लगाते हैं, यानी जब सेंट्रल मोमेंट के बारे में सोच रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। तो μ2 और प्राइम जो होगा वो होगा 1/β 1/2 n/2, और जब देखेंगे तो -1/2 इधर भी है, -1/2 इधर भी है, +1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ n के पावर 2r का टर्म आएगा आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो 0 टू इंफिनिटी y के पावर, अब जरा ना इस पावर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है r-1/2, ठीक है। अब इस r-1/2 को क्या हम r+1/2 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी है, y/1 + y का टर्म है, तो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड की तरफ लेके जा रहा है, और बीटा यहाँ है तो बीटा फंक्शन टाइप का होना भी चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। ये तो आपको आइडिया लग भी गया होगा। तो बीटा सेकंड फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड x के पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x के पावर m+n 0 टू इंफिनिटी dx। तो भैया m-1 करने के लिए इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे दिक्कत है कि आपको m भी चाहिए, यहाँ पे r का टर्म है ही नहीं, तो अगर आप नीचे वाले टर्म को सोचे तो आप इसको लिख सकते हैं r+1/2, क्यों, प्लस n/2, ठीक है, r+1/2 और n/2 माइनस r, यानी इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे हवा में नहीं सोचा, जो ऊपर होगा वो तो नीचे होगा r+1/2, और नीचे देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये, इसको अगर गौर से सोचे तो ये कैसा बन रहा होगा, केवल नीचे वाले टर्म पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस y के पावर n/2 + 1/2, तो भाई r तो ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए, +1/2 और 1/2 इसमें है तो चलो काम बन गया। अब नीचे जो था वो लिखो n/2, और जो ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है आपने जो नहीं था उसको बैलेंस कीजिए माइनस का, बन गया। यानी अगर आप गौर से देखिए, सॉरी ये y होगा dy, यानी अब ये सिंपली बीटा फंक्शन है। अब बीटा फंक्शन का कौन सा फॉर्म है, n के पावर 2r बीटा 1/2 n/2, और ये क्या होगा बीटा r+1/2 n/2 minus r, simply that could be written over here, yes or no? If yes, then move on, then think about the next one. चलिए भाई ये बात तो आपको समझ में आ गई है। तो n के पावर 2r, इसको जरा ओपन कर लीजिए, गामा, जरा इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा 1/2 गामा n/2
और अपॉन में गामा 1/2 प्लस n/2 यानी n+1/2 जो ऊपर ले जा सकते हो इधर गामा n+1/2 है, ठीक। ये गामा r+1/2 गामा n/2 माइनस r अपॉन गामा r+1/2 प्लस n/2 माइनस r, यानी ये कैंसिल, और ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम है यानी ये भी कैंसिल। तो यानी बेसिकली म्यू टू आर प्राइम क्या होगा आपके लिए, म्यू टू आर प्राइम सिंपली n के पावर 2r गामा r+1/2 अपॉन गामा 1/2 गामा n/2 माइनस r अपॉन 1/2, ठीक है। अब चूंकि ये इवन मोमेंट है तो आप इसके लिए कोई जनरल रिलेशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू टू आर प्लस 1 कर लीजिए और आप वहां से रेफरेंस रिलेशन बना सकते हैं, पर वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कैसे देखते हैं। पर चूंकि आपको खुद समझ में आ गया कि ऑड ऑर्डर मोमेंट तो जीरो हो रहे हैं, तो भाई म्यू 0 प्राइम 1 होता है, म्यू 1 प्राइम 0 आ चुका है, म्यू 3 प्राइम 0 होगा, तो म्यू 2 प्राइम और म्यू 4 प्राइम निकालना है। तो r की जगह 1 रखिए तो म्यू 2 प्राइम क्या हो जाएगा, n² सिंपली गामा 1 प्लस 1/2 अपॉन गामा 1/2 गामा n/2 माइनस 1 अपॉन गामा n/2, ठीक है। यानी कि n² तो ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 3/2 आएगा, और गामा 3/2 का मतलब क्या होगा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, ठीक है। और इन दोनों में नीचे वाला बड़ा है तो इसमें से एक घटा के निकालेंगे आप, तो n/2 माइनस 1 यानी यहाँ n/2 माइनस 1 गामा n/2 माइनस 1 होगा, ये कैंसिल आउट होगा, यानी आपके पास क्या आएगा n²/2 अपॉन n-2/2। एक गलती हुई है शायद, दैट वुड बी ओनली आर ना, क्योंकि भाई हम लोगों ने ny के पावर 1/2 लिया तो यहाँ पे 2r प्लस 1, हाँ ये सिर्फ n टू द पावर r होगा तो दैट शुड बी ओनली n, ठीक है। मेक अ करेक्शन ओवर हियर, ये सिर्फ n के पावर r होगा, वो शायद 2r/2 का टर्म था तो by2 लिखना होगा, सॉरी by2 से कैंसिल आउट नहीं किया, दैट कुड बी देयर। तो n टू द पावर r ये आपका म्यू टू r प्राइम होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप आगे बढ़ते हैं n/2 और n-2/2 सॉल्व कीजिएगा, n/n-2 म्यू टू प्राइम दैट कुड बी देयर, यानी अगर आप म्यू टू प्राइम देखेंगे तो ये मिल जाएगा, और जब r की जगह 2 रखें तो म्यू 4 प्राइम मिलेगा, आप निकाल लीजिएगा। आइए जरा सोचा जाएगा पहले, पर एक चीज यहाँ पे जो सोचने वाली है वो जरा देखते हैं कि भैया अगर आप सेंट्रल मोमेंट निकाले तो म्यू टू आर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस म्यू 1 प्राइम के पावर r, क्यों, सिंपली जो भी रखे। तो चूंकि मीन जब जीरो होता है ना, हमेशा रखेगा एक चीज, हमेशा रखेगा इफ म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू 0 देन म्यू r प्राइम इज इक्वल टू म्यू r फॉर ऑल r, यानी ऑड ऑर्डर और सेंट्रल ऑर्डर, सॉरी रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट बराबर होते हैं अगर मीन जीरो है तो। ये तो भैया सार्वभौमिक सत्य है जिसको आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर मीन जीरो है तो अगर मीन जीरो है तो रॉ मोमेंट और सेंटर मोमेंट दोनों के दोनों बराबर होंगे। यानी अगर ऐसा है तो जानिएगा। अब जरा कुछ जनरल चीजों के बारे में बात कर ले कि इफ t follows t square distribution with an equilibrium then v1 prime 0 mu 2r plus 1 prime, यानी कि ऑड ऑर्डर, चाहे ये हो चाहे सेंट्रल हो, दोनों क्या होंगे 0 फॉर ऑल r इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ऑड और सेंट्रल दोनों 0 होंगे। अब जो इवन ऑर्डर मोमेंट है वो भी ऑड रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट बराबर होंगे, और क्या होंगे n के पावर r गामा r प्लस 1/2 अपॉन गामा 1/2 गामा n/2 माइनस r अपॉन गामा n/2। तो म्यू 2 प्राइम इज इक्वल टू म्यू 2 जो आ रहा था वो था n अपॉन n-2, यानी अगर t डिस्ट्रीब्यूशन विद एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमेशा रखिएगा
कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वेरिएंस की वैल्यू n/n-2 होती है, यानी आप इसे लिख सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं थोड़ा सा और। चलिए ये तो ठीक है, ये तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जरा फोर्थ मोमेंट भी देख लीजिए, μ4 प्राइम। μ4 क्या होगा, n² गामा 2 + 1/2 गामा n/2 - 2 अपॉन गामा 1/2 गामा n/2। सब नोट करते रहिएगा, यानी n²। और ये गामा 5/2 होगा, यानी एक बार घटाएंगे तो 3/2, फिर 1/2 और फिर गामा 1/2। तो गामा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रहने देते हैं बटे में। जब इसमें से निकालेंगे तो n/2 - 1 n/2 - 2 और गामा n/2 - 2, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर से, यानी आपके पास टर्म आएगा कुछ ऐसा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3n²/4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-2 पहले वाला, अगला वाला n-4 और दोनों के दो का प्रोडक्ट यानी कि /4, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी μ4 प्राइम इज इक्वल टू μ4 जो होगा वो होगा सिंपली 3n² अपॉन n-2 n-4। क्लियर है बात? आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप μ4 μ2 प्राइम दोनों निकाल चुके हैं तो β1 β2 गामा 1 गामा 2 के बारे में भी बात कर लीजिए। β1 क्या होगा, μ3² अपॉन μ2³, और चूंकि ऑड ऑर्डर मोमेंट 0 है तो यानी कि ये 0। β2 क्या होगा, μ4 अपॉन μ2², यानी 3n² अपॉन n-2 n-4 जो है वो बटे में, और μ2 क्या था आपका n अपॉन n-2 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा β2 आपके लिए 3 × n-2, एक कैंसिल आउट होगा, n² कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी n-2 अपॉन n-4। क्लियर है बात? अब गामा 1 की वैल्यू √β1 यानी कि 0, और गामा 2 आप निकाल सकते हो β2 - 3 के फॉर्मूले से, निकालिएगा। अच्छा β2 - 3 का फॉर्मूला तो ठीक है, अगर आप गौर से थोड़ा इंसानों की तरफ सोचे तो जैसे ही एज आप इसको लिख सकते हो क्या 1 - 2/n अपॉन 1 - 4/n, ये भी लिखा जा सकता है। और जैसे ही n इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये सीधे 3 की तरफ और गामा 2 β2 की तरफ, सॉरी गामा 2 0 की तरफ, यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एज एन कंस्टेंट। सॉरी सिमेट्रिक तो है ही, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी कन्वर्ट्स करेगा। अब एक चीज छोटी सी हमेशा रखिएगा, ये काफी रिमार्केबल पॉइंट है जिसके बारे में सोचिए कि टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस की बात की जाती है। पहला कंडीशन होता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, ठीक है। दूसरा होता है सैंपल साइज इज स्मॉल, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी लास्ट में लिखिए कि पैरेंट पॉपुलेशन जो सबसे पहले होना चाहिए था बेसिकली शुड बी नॉर्मल। तो अगर आपका वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसका वेरिएंस अननोन है और सैंपल साइज स्मॉल है, तो t = x बार माइनस म्यू, अगर चूंकि वेरिएंस अननोन है इसलिए s/√n फॉलो करेगा नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसका कारण ये होता है क्योंकि अगर आप x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा/√n करते हो तो आप सामान्यतः जानते हैं कि नॉर्मल 0 बार होता है, पर चूंकि सिग्मा की वैल्यू पता नहीं होगी तो आप इसका जैसे ही एस्टिमेट प्रयोग करेंगे ये टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगेगा। ऐसे वो सिग्मा/√n होता है नॉर्मल 0 1, लेकिन अगर सिग्मा पता नहीं है तो उसके एस्टिमेट को जैसे ही रखा वो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू बड़ी है, यानी जरा समझिएगा, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी तो यही डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 की तरफ वापस कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि एस जो सैंपल मीन स्क्वायर होता है वो सिग्मा स्क्वायर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी होता है। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी करते समय s स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर देता है,
तो सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर की वैल्यू सेम हो जाती है, तो यानी आप एस की जगह सिग्मा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली आपका नॉर्मल 0 1 की तरफ और नॉर्मल 0 1 की तरफ बिहेव करने लगेगा, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा। तो एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसे ये वही रहेगा, लेकिन अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आप s लिखो सिग्मा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस शब्द के बारे में सोचिएगा, सैंपल साइज इज स्मॉल। सामान्यतः n ग्रेटर इक्वल टू 30 पे और कुछ बुक्स में n ग्रेटर इक्वल टू 50 पे लार्ज सैंपल का लेने का 50 से ऊपर है या 30 से ऊपर है तो आप मान लेते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लगेगा। छोटी सी चीज जरूर समझिएगा कि हमने क्लासेस में इससे पहले भी आपसे कमेंट करते हुए कहा कि स्टैटिस्टिक में बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू का मतलब कंपैरिजन से होता है कि आप किससे कंपेयर करें, उसके आधार पे कमेंट करते हैं कि वैल्यू बड़ी कब है, सैंपल साइज बड़ा कब है, छोटा कब है। अब भैया अगर पॉपुलेशन साइज ही 50 है तो 30 का सैंपल बड़ा नहीं अत्यंत बड़ा, फिर आप निकालने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो 50 के पॉपुलेशन के लिए 20 का सैंपल 10 का सैंपल ही बहुत बड़ा है, समझिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते रहते। फिर टी के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करनी है और फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करनी है। पढ़ते रहिए।